स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जनवरी माह के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला था रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स। ये क्या है, इसके बारे में प्रश्न के बारे में पहले समझते हैं। प्रश्न कह रहा है रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स के बारे में विचार करना है। इसे जनवरी 2026 19 जनवरी 2026 को भारत द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य देशों का आकलन केवल जीडीपी और सैन्य शक्ति के आधार पर करना है। यह सूचकांक विश्व बौद्धिक फाउंडेशन के तत्वाधान में विकसित किया गया है। तो इसमें से आपका जो आंसर सही होगा, ये आपका ए सही होगा, पहला सही होगा और तीसरा सही होगा। यहाँ पर केवल जीडीपी और सैन्य शक्ति नहीं है, इसके अन्य पैरामीटर भी हैं जो आगे हम डिस्कस करते हैं। देखिए, कह रहा है आपका 19 जनवरी 2026 को भारत ने रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स जारी किया है। किसने जारी किया है? भारत ने। पहले तो यही पूछा जा सकता है, यह एक वैश्विक ढांचा है जिसका उद्देश्य शक्ति, आर्थिक सामर्थ्य के पारंपरिक मापदंडों से आगे बढ़कर नैतिक शासन, सामाजिक कल्याण, पर्यावरण प्रबंधन और वैश्विक जिम्मेदारी के आधार पर देशों का आकलन किया गया है। केवल शक्ति और आर्थिक सामर्थ्य नहीं मापा गया है इसमें इसमें आपका नैतिक शासन, सामाजिक कल्याण, पर्यावरण प्रबंधन और वैश्विक जिम्मेदारी में आप कितना सब वो पार्टिसिपेट करते हैं, इसके आधार पर आकलन किया गया है। आगे, वैश्विक बौद्धिक फाउंडेशन के तत्वाधान में नई दिल्ली में स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में इस सूचकांक का अनावरण किया गया है। तो इसे याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इसमें 144 देशों को कवर किया गया है। यह वैश्विक आकलन एवं को आर्थिक, सैन्य एवं शक्ति के पारंपरिक मानकों से पृथक कर नैतिक शासन, सामाजिक कल्याण, पर्यावरण संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व पर केंद्रित है। आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर आर्थिक और सैन्य शक्ति नहीं लिया गया है, इसमें नैतिक शासन लिया गया, सामाजिक कल्याण लिया गया, पर्यावरण संरक्षण लिया गया है और आपका अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व। यह मूल्य आधारित और मानव केंद्रित ढांचे को बढ़ावा देता है जो नैतिक नेतृत्व, सतत विकास और वैश्विक शासन में सुधार संबंधी भारत की दृष्टि के अनुरूप है। इस रैंकिंग में जो शीर्ष देश है, याद रखिएगा, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंगापुर है, स्विट्जरलैंड है और डेनमार्क है। भारत का स्थान जो है इस रैंकिंग में आपका 16वें नंबर पर है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है 25वां भारत रंग महोत्सव। इसके बारे में क्वेश्चन है, कह रहा है भारत रंग महोत्सव के 25वें संस्करण का आयोजन आपका 27 जनवरी से 20 फरवरी के मध्य किया गया। विश्व के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय रंगमंच उत्सव का आयोजन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा किया गया। इसमें से आपका दोनों सही है। इसके बारे में समझते हैं। 27 जनवरी से 20 फरवरी के मध्य किया गया भारत रंग महोत्सव का आयोजन हुआ है। इस ऐतिहासिक संस्करण के तहत भारत रंग महोत्सव देश भर के 40 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही आपका 7 महाद्वीपों के क्रम कम से कम एक देश नाट्य प्रस्तुतियां भी इसमें प्रस्तुत करेंगी। देखिए अगला, नेक्स्ट, दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2026। इसके बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है निम्न क्वेश्चन जो है 24-25 जनवरी के मध्य नई दिल्ली के भारत मंडपम में दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। क्वेश्चन सही है। इसका जो मुख्य विषय थीम जो था, ये सामूहिक ज्ञान, एकजुट आवाज और आपसी सह अस्तित्व था। तो इसके दोनों कथन आपके सही हैं। इसके बारे में आइए पढ़ते हैं। देखिए, 24-25 जनवरी के मध्य नई दिल्ली में भारत मंडपम में दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ, भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय, ये याद रखिएगा, संस्कृत मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया। इसका जो थीम था सामूहिक ज्ञान, एकजुट आवाज और आपसी सह अस्तित्व था। और इसका पहला वैश्विक शिखर बौद्ध सम्मेलन जो हुआ था वो आपके 2023 में नई दिल्ली में ही हुआ था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, 23 से
13 जनवरी 2026 को आपके एस जयशंकर ने नई दिल्ली में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के लोगो, थीम और आधिकारिक वेबसाइट का अनावरण किया। ये भी बात सही है, आपकी एस जयशंकर ने ही किया है। इस वर्ष भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की थीम थी लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास, सततता के लिए निर्माण। इसे याद रखिएगा, इसकी दोनों आपके कथन सही हैं। आइए इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ते हैं। देखिए, 13 जनवरी 2026 को एस जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के लोगो, थीम और आधिकारिक वेबसाइट का अनावरण किया। किसने किया था ये याद रखिएगा, एस जयशंकर। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इस वर्ष भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की जो थीम थी लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सततता के लिए निर्माण। ब्रिक्स भारत 2026 को लोगों, समावेशिता, संवाद और साझा विकास का प्रतीक है। इसे भी याद रखिएगा। यह लोगो परंपरा और आधुनिकता का समन्वय प्रस्तुत करता है, जिसमें पंखुड़ियां भी सभी ब्रिक्स सदस्य देशों के जीवंत रंगों को दर्शाती है और सामूहिक शक्ति का तथा एकता का प्रतीक है। उसमें जो पंखुड़ियां लोगों में उससे संबंधित है। इसके केंद्र में नमस्ते मुद्रा ऊष्मा, सम्मान और सौहार्दपूर्ण सहयोग को व्यक्त करता है। और जो इसकी वेबसाइट है, ये आपकी वेबसाइट है। ये आपका वही सब है। वर्ष 2026 में ब्रिक्स अपनी स्थापना के 20 वर्ष पूरा कर लेगा। इसे याद रखिएगा। ब्रिक्स नाम इसके सदस्य देशों में आपके ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका के शुरुआती अक्षरों से बना है, जबकि मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया बाद में इस फोरम में पूर्ण सदस्य बने। उसे याद रखिएगा। वर्ष 2012 में और 2016 में 2021 के बाद भारत चौथी बार कर रहा है। इसे याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आपका 2012 में नई दिल्ली में हुआ था। यह भारत की पहली मेजबानी थी। यानी ये जो अभी 2026 में हो रहा है, ये चौथा भारत का है। पहला आपका 2012 में हुआ था, नई दिल्ली में आयोजन इसका हुआ था। भारत 2012 में किया, 2016 में किया, 2021 में किया और 2026 में कर रहा है। किया। आगे गंगा सेतु, गंगा सागर सेतु जो है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। 5 जनवरी को आपका मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किस नदी पर 15 किलोमीटर लगभग लंबे पुल की आधारशिला रखी है? वो मूरी गंगा नदी पर। पूरी 15 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 5 होना चाहिए। देखते हैं इसके बारे में। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मूरी गंगा नदी पर बनने वाले 5 किलोमीटर लंबे पुल की आधारशिला रखी है। इस पुल का नाम गंगा सागर सेतु होगा। यह पुल सागर द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ेगा। याद रखिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सागर सुंदरबन द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है, जहां मकर संक्रांति के अवसर पर वार्षिक गंगा सागर मेला आयोजित किया जाता है। यह हुगली नदी और बंगाल की खाड़ी के संग जुड़ेगा। सागर द्वीप भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित है। इस द्वीप पर स्थित कपिल मुनि मंदिर एक लोकप्रिय तीर्थ केंद्र भी है। नेक्स्ट, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए, दिसंबर 2025 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के संदर्भ में पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, जो कि उत्तर प्रदेश में है, के बारे में आपका क्वेश्चन है। इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है, ताकि जैव विविधता संरक्षण और जिम्मेदारी परिस्थिति पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। ये भी बात सही है। यह अभ्यारण्य गोंडा जिला में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 1084 हेक्टेयर है। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना 2005 में की गई है। यह अभ्यारण्य
तो अलावा वन्य जीव प्रभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में, जिसका मुख्यालय बलरामपुर में है। ये भी आपका सही है। तो इसके बारे में डिटेल से हम जानकारी करते हैं। देखिए, दिसंबर 2025 में पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के, मेन बात तो यही है, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है, ESZ। यूपी स्पेशल में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पहल का उद्देश्य जैव विविधता को सुदृढ़ करना, प्रवासी व स्थानीय पक्षियों के आवास को संरक्षित करना, अभ्यारण्य को एक जिम्मेदार पारिस्थितिकी पर्यटन के रूप में विकसित करना है। गोंडा जिले में स्थित पर्यावरण पार्वती अर्गा अभ्यारण्य लगभग 1084 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यह अभ्यारण्य में इस अभ्यारण्य में जो है स्थानीय मीठे पानी की झीलें पार्वती अर्गा शामिल है, जो 15 किलोमीटर की विस्तृत दूरी पर स्थित है। यह अभ्यारण्य सोहेलवा वन्य जीव प्रभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है, जिसका मुख्यालय बलरामपुर में है। पार्वती अर्का आर्द्र भूमि 33 परिवारों से संबंधित कम से कम 153 प्रजातियों की पहचान की गई है। आगे देखते हैं, पहली बार बिना डंक वाली मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार मिला है। इसके बारे में समझते हैं। हाल ही में किस देश की 2 नगर पालिकाओं कैपिटो और नोटा ने बिना डंक वाली मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्रदान किया? वो है पेरू की। इंपॉर्टेंट है ये भी, इसके बारे में ये पढ़ते हैं। देखिए, दिसंबर 2025 में पेरू की 2 नगर पालिका कैपिटो और नाटो द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया है, जो बिना डंक वाली मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्रदान करता है। इसी के साथ अमेजन की इंक रहित मधुमक्खियां दुनिया की पहली अमेजन की डंक रहित मधुमक्खियां दुनिया की पहली कीट बन गई हैं, जिन्हें कानूनी अधिकार मिला है। यह पहली बार है जब किसी कीट को इस प्रकार की मान्यता प्रदान की गई है। ये डंक रहित मधुमक्खियां दुनिया भर के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इनकी ज्ञात 500 प्रजातियों में से लगभग आधी अमेजन में रहती है। अकेले पेरू में 170 से अधिक प्रजातियां पाई गई हैं। ये मधुमक्खियां लगभग 8 करोड़ वर्षों से डायनासोर के समय से ही दुनिया भर के उष्णकटिबंधीय जंगलों को महत्वपूर्ण परागणकर्ता के रूप में पोषित करती हैं। डंक रहित मधुमक्खियां स्वदेशी असानिका और पुकामिरिया लोगों की संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। असानिका जनजाति के लोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए बिना डंक वाली मधुमक्खियों के शहद का उपयोग औषधि के रूप में करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहे आपके जनवरी माह के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिन्हें हम डिटेल से चर्चा किए हैं। आगे हम और मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।